सोमवार 10 नवंबर शाम 6:55 पर दिल्ली के लाल किले के बाहर एक कार ब्लास्ट होता है जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही 20 के आसपास लोग घायल भी हैं जिनका इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन अब इस घटना को लेकर कई नई चीज़ें, नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसे लेकर लगातार आपको लल्लन टॉप पर अपडेट्स मिल रहे हैं। क्या इसका फरीदाबाद से कोई कनेक्शन था? कार ओनर को लेकर जो जानकारी है वो सब आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे दिल्ली में हुए अब तक बड़े आतंकी हमले। जैसे पहला अटैक नंबर 1, लाल किले पर हमला। दिसंबर 2000 अटल सरकार जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने की कोशिश कर रही थी। हुर्रियत के नेताओं और पाकिस्तान से बातचीत चल रही थी। 22 दिसंबर 2000 की रात तकरीबन 9 बजे दिल्ली के लाल किले पर 2 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने लाल किले के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 7 राजपूताना राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और 1 नागरिक की मौत हो गई। बटालियन की क्विक रिएक्शन फोर्स ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन दोनों आतंकवादी किले की पिछली दीवार फांद कर भाग निकले। लेकिन लाल किले में सेना के बटालियन क्यों मौजूद थी? असल में लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, वो अंग्रेज़ों के समय से एक सेना की छावनी भी रहा है। आज़ादी के बाद दिसंबर 2003 तक सेना की एक टुकड़ी लाल किले में मौजूद रहती थी। 2003 में जब लाल किले की देखरेख एएसआई को सौंपी गई, तब से लाल किले की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में है। बहरहाल अटैक पर वापस आते हैं। हमले के बाद लश्कर ए तैयबा ने मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा, सुप्रीम कोर्ट अफर्म्स डेथ पेनल्टी ऑफ एलिटी मिलिटेंट इन रेड फोर्ट अटैक केस, व्हाट हैपेंड ऑन दिसंबर 22, 2000। इसके मुताबिक लाल किले में छानबीन के दौरान पुलिस को एक पॉलिथीन बैग मिला। इस बैग में मिले सुराग ने आतंकवादियों को पकड़ने में मदद की। इसमें थे कुछ पैसे और एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था एक फोन नंबर पे सर्विलांस लगा और आतंकवादियों को धर दबोचा गया। घटना के 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक और उसकी पत्नी रेहाना यूसुफ फारूकी को जामिया नगर इलाके में गिरफ्तार किया। 20 फरवरी 2001 को पुलिस ने अशफाक और अन्य 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 8 आरोपी फरार घोषित किए गए जबकि 3 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। 24 अक्टूबर 2005 को अदालत ने अशफाक और 6 अन्य को दोषी करार दिया जबकि 4 को बरी कर दिया गया। 10 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक को फांसी की सजा बरकरार रखी और उसकी अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हमला एक सुनियोजित आतंकवादी साजिश थी जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान शांति प्रयासों को अस्थिर करना था। अटैक नंबर 2, संसद भवन। 13 दिसंबर 2001 की सुबह संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस होनी थी। शुक्रवार का दिन था। संसद भवन के बाहर लॉन में पत्रकार धूप सेक रहे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने के 5 मिनट पर ही स्थगित कर दी गई। इसके चलते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस दिन सदन में नहीं पहुंचे। इसके बावजूद गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित करीब 400 सांसद अभी भी सदन के भीतर थे। ये संसद परिसर में गोलियां चलने लगी। एक सफेद एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकी संसद भवन के गेट तक पहुंच गए थे। आतंकवादी हड़बड़ी में थे। उनकी गाड़ी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की गाड़ी से टकराई और उन्हें पैदल होना पड़ा। मोहम्मद अफजल को यह जिम्मेदारी मिली थी कि वो टीवी पर देखकर आतंकियों को फोन पर आगाह करे कि कब कौन सा नेता पहुंच रहा है। लेकिन उस दिन दिल्ली की बिजली ने साथ दिया और ऐन मौके पर चली गई। अफजल अपने टीवी पर सदन की कार्रवाई देख नहीं पाया, जिसके चलते संसद कब सदन से निकले आतंकियों को फोन से इसकी ठीक सूचना नहीं मिल पाई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकी हमला टल गया। आतंकियों को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में 8 सिक्योरिटी पर्सनल और 1 सिविलियन की जान गई। 3 दिन के अंदर सारी तहकीकात हुई और पता चल गया कि आतंकी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ट्रेन किए थे और ऐसे इस आतंक को स्पॉन्सर कर रही थी। अटैक नंबर 3, 18 मिनट 3 धमाके। दिवाली से अब बस 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 की शाम दिल्ली के बाजारों में रौनक अपने चरम पर थी। हर तरफ दियों, मिठाइयों, कपड़ों की खरीदारी चल रही थी। लेकिन 18 मिनट ये रौनक मातम में बदल गए। 18 मिनटों में दिल्ली में 3 सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम ब्लास्ट हुए जिसमें करीब 70 लोगों की जान चली गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। क्या हुआ था उस शाम, विस्तार से बताते हैं। पहला ब्लास्ट हुआ शाम 5:38 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज इलाके में। ये ब्लास्ट पहाड़गंज की नेहरू मार्केट में एक ज्वेलरी स्टोर के पास हुआ था। पहाड़गंज से करीब 17 किलोमीटर दूर गोविंदपुरी से एक डीटीसी बस गुजर रही थी। तभी बस के कंडक्टर बुद्ध प्रकाश ने सीट के नीचे एक बैग देखा। उससे शक हुआ। उसने बस के ड्राइवर कुलदीप सिंह को इसके बारे में बताया। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी। बस में करीब 50 यात्री थे। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। 5:52 पर बम फट गया। कुलदीप खुद बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उस शाम उनकी बहादुरी ने कई जानें बचा ली। इसके सिर्फ 4 मिनट बाद 5:56 पर सरोजनी नगर में सबसे भीषण विस्फोट हुआ। बम एक फलों और चाट के ठेले के पास रखे बैग में था। एक बच्चा बैग उठाकर पूछ रहा था कि किसका है, तभी उसमें रखा बम फट गया।
धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि आसपास की कई इमारतों में दरारें पड़ गई और सिलेंडर फटने से आग और बढ़ गई। क्या आतंकवादी पकड़े गए? द हिंदू में एक आर्टिकल छपा, 3 दिल्ली ब्लास्ट एक्यूज्ड वॉक फ्री। इसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में आरोपियों पर हत्या, साजिश रचने और यूएपीए का चार्ज लगाया, लेकिन सबूतों और गवाहों के अभाव में जस्टिस रितेश सिंह ने 3 आरोपियों तारिक अहमद टार, मोहम्मद हुसैन फाजली और मोहम्मद रफ़ीक शाह को बरी कर दिया। हालांकि न्यायाधीश ने तारिक अहमद डार को यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने जेल में पहले ही उतना समय काट लिया था जितनी सज़ा इन धाराओं में निर्धारित थी, इसलिए उसे भी रिहा कर दिया गया। अटैक नंबर 4, 31 मिनट में 5 धमाके। 13 सितंबर 2008 कई न्यूज़ चैनलों को एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अल्लाह के नाम पर इंडियन मुजाहिदीन एक बार फिर वार करता है, जो करना है कर लो, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। मेल आया, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हुई, लेकिन शाम के 6:07 दिल्ली में करोल बाग की सबसे पॉपुलर बाजार गफ्फार मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। बम को एक कार के पास रखा गया था। ब्लास्ट की वजह से कार के पास खड़े एक ऑटो रिक्शा का सिलेंडर भी फट गया। इस वजह से ब्लास्ट का इम्पैक्ट और बढ़ गया। एक तरफ ब्लास्ट में घायल हुए लोगों के पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें हो रही थी, दूसरी तरफ चंद मिनटों के भीतर इस जगह से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर कनॉट प्लेस में 2 धमाके हुए। पहला धमाका 12 खंबा रोड पर हुआ और उसके कुछ मिनट बाद ही दूसरा धमाका सेंट्रल पार्क में। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि 6:38 के करीब ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में भी 2 धमाके हुए। देश की राजधानी में एक शाम को 6:07 से 6:38 के बीच सिर्फ 31 मिनटों के खेल में 3 अलग अलग जगहों पर 5 धमाके हुए। इन सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई और करीब 135 लोग घायल हुए। ऐसा नहीं था कि सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद नहीं थी। एजेंसियों ने समय रहते 4 बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ भी किया, एक इंडिया गेट पर, 2 बॉम्ब कनॉट प्लेस एरिया में और एक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। इसके बावजूद आतंकवादी इस कायराना हमले को अंजाम देने में सफल रहे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि इन ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन के 23 लोग शामिल थे, 13 बम लगाने वाले, जबकि 10 अन्य ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इनमें से कई लोगों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के कैंप्स में हुई थी। इस बम ब्लास्ट के 6 दिन बाद ही पटला हाउस एनकाउंटर भी हुआ था। इसमें 2 आरोपी आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए। मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य में भागने में सफल रहे। अगले दिन पुलिस ने जियाउर रहमान, साकिब निसार और मोहम्मद शकील को जामिया नगर से ही गिरफ्तार किया। 10 दिन बाद यूपी पुलिस ने आरिफ कादिर को पकड़ा। चार्जशीट में कहा गया कि ये लोग उस साल जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी शामिल थे। केस की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये वो बॉम्ब ब्लास्ट हैं जिन्होंने दिल्ली को पहले भी दहलाया है। अब एक बार फिर दिल्ली के दिल यानी लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई जानें गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं और दिल्ली को एक नया जख्म मिला है। जो भी नई जानकारी आएगी इस मामले से जुड़ी, हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। दिल्ली में हुए इन बॉम्ब ब्लास्ट की हिस्ट्री के बारे में तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश सिंह। मेरा नाम है विपिन किराड़। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।